So after a very long time, I started again with Leninger, and today our topic is evolutionary foundations. And if you have skipped the previous lectures, which are of chemical foundation, physical foundation, cellular foundation, so you can refer to that also. And now we are discussing about evolutionary foundations in this. And before this, I had started that Pathfinder genetics actually in a special request because of the upcoming exam. So again we are focusing in our book of Leninger. So started with evolutionary foundations. So evolutionary foundations is what nothing in biology makes sense except in the light of evolution. तो ये कोट है जो कि हम हमें एक साइंटिस्ट ने दिया है. Now, great progress in biochemistry and molecular biology during the decades since Dobzhansky made this striking generalization has confirmed its validity. The remarkable simplicity of metabolic pathway and the gene sequence in organisms across the phyla urges strongly that modern organisms share a common evolutionary progenitor and were derived from it by a series of small changes, and each of which confirms a selective advantage to some organism in some ecological niche. So जैसे जैसे बायोलॉजी का या बायोकेमिस्ट्री का जो है प्रोग्रेस हुई, मतलब उसमें हमने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए, उसमें हमने ज़्यादा स्टडी की, या फिर जब हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात की, हमें पता चला कि जो मॉलिक्यूल्स हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे ऑर्गेनिज्म किस तरीके का है, क्या है. तो वहाँ से हमें एक जनरलाइजेशन मिला, हमें एक जनरल चीज़ ये मिली कि जो मॉडर्न ऑर्गेनिज्म हैं उनके जो कॉमन एंसेस्टर्स हैं, वो मतलब उनके जो एंसेस्टर्स हैं वो कॉमन रहे होंगे. इस तरीके के हमको कुछ एविडेंसेस मिले. चेंजेस इन द हेरिडिटरी इंस्ट्रक्शंस अलाउ इवोल्यूशन. अब जो चेंजेस हैं यानी कि हेरिडिटी में कि कुछ इनहेरिटेंट है किसी पेरेंट का, तो उन हेरिडिटी के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या करते हैं, इवोल्यूशन को अलाउ करते हैं. डिस्पाइट द नियर परफेक्ट फेडिबिलिटी ऑफ जेनेटिक रेप्लिकेशन, इनफ्रीक्वेंट अनपेयर्ड मिस्टेक्स इन डीएनए रेप्लिकेशन, प्रोग्रेस लीड टू चेंज इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए. अब जब जेनेटिक रेप्लिकेशन हो रहा है, इससे पहले मैं जो चैप्टर पढ़ा रही थी पाथ फाइंडर का, दैट इज़ जेनेटिक्स ओनली. तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जो रेप्लिकेशन जो प्रोसेस होती है डीएनए की, वो बहुत एक्यूरेट होती है. और उसमें जो अगर जो मिस्टेक है या फिर चांसेस हैं, वो 1000 बेस पेयर्स में एक चांस है कि एक मिस्टेक हो गई या एक बेस पेयर जो है वो गलत बेस पेयरिंग कर ली उसने, और उसके बाद भी उसमें प्रूफ रीडिंग होती है कि कहीं पे कोई जो डीएनए की पॉलीमर है जो हमने सिंथेसाइज किया ना डीएनए, वो कहीं गलत तो नहीं लगा है. तो इतनी जो हाईली हमारी मतलब बहुत ज़्यादा हाईली एक ऐसी प्रोसेस, तो बहुत कम चांसेस होते हैं उसके. और अगर हो भी रहे हैं तो ये जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जब चेंज हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ये जेनेटिक म्यूटेशन को कज कर रहा है, जिसके चांसेस बहुत कम है कि ऐसा कुछ म्यूटेशन हो. एंड चेंजिंग द इंस्ट्रक्शन फॉर सम सेलुलर कंपोनेंट्स. तो अब हमने मान लिया कि म्यूटेशन हो गया और न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में चेंज हो गया, तो वो जो चेंज है वो क्या कर रहा है, वो इंस्ट्रक्ट करता है सेलुलर कंपोनेंट्स को की वेरिएशन में. नाउ इनकम्प्लीट रिपेयर डैमेज टू वन ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड हैज सेम इफेक्ट. म्यूटेशन इज इन द डीएनए हैंडेड डाउन. तो ये जो इनकरेक्ट रिपेयर है, यानी कि अगर रिपेयर हो रहा है डीएनए के स्ट्रैंड का और वो भी इनकरेक्ट हो रहा है, तो उस तरीके का जो होता है वो भी एक म्यूटेशन को अकर्स करता है. अब हमें एक डायग्राम दिया हुआ है बहुत अच्छा, जिसमें हम बहुत अच्छे से क्या है म्यूटेशन शो किया हुआ है. तो अब इसमें क्या है कि रोल ऑफ म्यूटेशन इन इवोल्यूशन, ये बात बिल्कुल एक मतलब इट्स वेरी एन ईजी कॉन्सेप्ट कि येस, इवोल्यूशन अगर हुआ है तो उसमें म्यूटेशन का एक बहुत बड़ा रोल होगा, और बिना म्यूटेशन के इवोल्यूशन नहीं हो सकता है, एंड दिस इज़ अ फैक्ट.
क्योंकि अगर वही जेनेटिक मटेरियल है, वही 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 आगे की प्रोजेनीज़ में डिस्ट्रीब्यूट होते रहेगा, तो किस तरीके से इवोल्यूशन होगा। तो इवोल्यूशन हो रहा है यानी कि जेनेटिक लेवल पे कुछ चेंज तो हो ही रहे होंगे। सो वही हम पढ़ रहे हैं कि द ग्रेजुअल accumulation of mutants over long period of time result in new biological species, each with a unique DNA sequence. At the top is shown a short segment of a gene in a hypothetical progenitor organism. With the passage of time, changes in nucleotide sequence, जो म्यूटेशन है वो हमें शो किया हुआ है, रिजल्ट इन प्रोजेनी विद डिफरेंट डीएनए सीक्वेंस, और जो प्रोजेनीज हैं वो नई डिफरेंट डीएनए सीक्वेंस की बन रही हैं। तो हम इसको एक कह सकते हैं कि ओकेजनली एक म्यूटेशन है जिसमें हमें नई प्रोजेनीज यील्ड हो रही हैं और डिफ़र करती हैं दो या मोर जो न्यूक्लियोटाइड की प्रोजेनीज हैं उनके सीक्वेंस। वैन two linkages have diverged so much in their genetic makeup, और म्यूटेशन होते होते जब उन दोनों ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मेकअप है, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया होता है, दे कैन नो लॉन्गर इनब्रीड। तो उसके बाद वो क्या है कि दो नई स्पीशीज़ जो हैं वो बन जाती हैं, दे कैन नॉट इंटरब्रीड। तो नाउ वी हैव दिस हमें एक सीक्वेंस दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये जेनेटिक सीक्वेंस है, जो इसकी एक प्रोजेनी है उसमें वैसे का वैसे जो है डीएनए जो सीक्वेंस है वो पास हुआ है, जबकि जो दूसरी प्रोजेनी है उसमें एक जो है स्ट्रैंड एडेनिन का वो एक्स्ट्रा आ गया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक म्यूटेशन हो गया। उसके बाद अब ये म्यूटेशन हो गया, अब ये जो म्यूटेशन हुआ है स्टेप 1 में, एक और म्यूटेशन हो गया और उसमें ग्वानिन का एक और स्ट्रैंड आ गया। तो हमारे पास एक स्पीशीज़ हमारे पास ये बन गई। एक हमारे पास ये जो बिना म्यूटेशन की थी उसकी भी आगे चल के दोनों स्पीशीज़ में म्यूटेशन हो गया। तो हमारे पास ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई। अब यहाँ से जब हम चल रहे हैं तो इसकी जो दो प्रोजेनीज थी उसमें भी म्यूटेशन आ गया, और उसके बाद तो जो ये थर्ड वाली है इसमें भी आगे चल के 2 बार म्यूटेशन आ गया। तो ये पूरी क्या हो गई, 7 स्पीसीज़ जो हैं वो बन गई हैं एक ही स्ट्रैंड से। तो हमें ये पता चल रहा है कि कैसे एक्यूमुलेशन हो रहा है जो म्यूटेशन का, और ये नई स्पीसीज़ की क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है। Now moving towards the next, that is to offspring, that is mutation that are carried in reproductive cells. अब ये जो म्यूटेशन है अगर ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में हो रहा है, रिप्रोडक्टिव सेल्स मतलब कि हमारे जो जेनिटेलिया होते हैं उनकी जो सेल्स, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है प्रोसेस, स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही है उनमें म्यूटेशन हो गया, या फिर ओवम की फॉर्मेशन हो रही है उसमें म्यूटेशन हो गया, तो इट मे बी हार्मफुल और इवन लीथल टू द ऑर्गेनिज्म। तो अगर रिप्रोडक्टिव सेल्स में म्यूटेशन हो रहा है तो ये बहुत ज़्यादा लीथल हो सकता है, और इट कैन बी वेरी लीथल, यानी कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल, यानी कि इंडिविजुअल की डेथ भी हो सकती है एक ऑर्गेनिज्म की। सो दे मे फॉर एग्जाम्पल causes द synthesis of defective enzyme that is not able to catalyze an essential metabolic reaction. Now for example हमारा एक बहुत एसेंशियल मतलब एसेंशियल एक एंजाइम है बॉडी का, उसकी सिंथेसिस में क्या हो गया, डिफेक्ट आ गया। तो अब ये क्या होगा, इट विल बी वेरी लीथल, क्योंकि अगर वो एसेंशियल एलिमेंट जो है वो बॉडी में सिंथेसाइज ही नहीं होगा तो बॉडी अच्छे से फंक्शन कैसे करेगी, एंड दैट इंडिविजुअल अल्टीमेटली डाइज। सो ओकेजनली however, an mutation better equips an organism or cell to survive in its environment. और ओकेजनली हम ये कह सकते हैं कि कभी कभी म्यूटेशन ऐसा भी होता है कि वो उस ऑर्गेनिज्म को उस एनवायरनमेंट में अच्छे से और ज़्यादा सर्वाइव करने में हेल्प कर रहा है। Either the mutation can be lethal or the mutation can help the organism to survive more efficiently in that environment. So the mutant enzymes might have acquired a slightly different specificity. So we can say that कि where the organism is
able to survive even more efficiently in that environment with that mutant enzyme. So we can say that, and now that this is an slightly different specificity to that enzyme which has given by the mutation. For example, so that it is now able to use some compounds that the cell was previously unable to metabolize. तो अब जहाँ पे म्यूटेशन बहुत अच्छे तरीके से यूज़ हो रहा है, तो हम वहाँ पे ये कह सकते हैं कि अब वो जो सेल है वो एक ऐसा एंजाइम में भी मेटाबोलाइज करने लग गई हो जो उसको उस एनवायरनमेंट में या वो उसकी मेटाबॉलिज्म में और ज़्यादा अच्छे से हेल्प कर रहा है. सो इफ़ अ पॉपुलेशन ऑफ सेल वर टू फाइंड इट सेल्फ इन अ एनवायरनमेंट वेयर दैट कंपाउंड was the only or the most abundant available source of the fuel, the mutant cell would have a selective advantage over the other unmuted wild type cells in the population. तो अब हमें एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है. एक एग्ज़ाम्पल ये है कि एक सेल है, उसमें म्यूटेशन हुआ और वो म्यूटेशन के कारण वो एक ऐसा एंजाइम मेटाबोलाइज करने लग गई जो उसकी पहले की पॉपुलेशन में नहीं था. और अब वो जो इन्वायरमेंट है उसमें उसको वो कंपाउंड जो है वो मतलब अपनी एनर्जी बनाने के लिए एबेंडेंट रूप में मिल रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा हैविली अमाउंट में उसको वो कंपाउंड मिल रहा है जिसकी सिंथेसिस के लिए उसके अंदर वो म्यूटेशन हुआ था और वो मेटाबोलाइज कर पा रहा था. तो अब ये जो म्यूटेंट सेल है इसके पास क्या है, एक एडवांटेज है कि वो अपने और अच्छे से वो सर्वाइव कर सकता है क्योंकि उसके पास एक ऐसा एंजाइम है जिसकी हेल्प से वो बहुत ज़्यादा फूड बना सकता है जो कि ऑलरेडी उसके एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है. द म्यूटेंट सेल आर its progeny would the mutant cell and its progeny would survive and prosper in the new environment, whereas wild type cell would starve and be eliminated. तो अब ये जो म्यूटेंट सेल है ये अच्छे से फ्लोरिश होगी और बहुत प्रोस्पैरस अपनी प्रोस्पैरिटी के साथ न्यू एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाएगी. वहीं पे जो वाइल्ड टाइप सेल है जिसके पास ये म्यूटेशन नहीं है वो क्या हो जाएगी, वो स्टार्व हो जाएगी. इट कैन नॉट प्रोड्यूस इट्स फूड एंड अल्टीमेटली इट विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम दैट एनवायरनमेंट. एंड दिस इज़ व्हाट डार्विन मीन्ड बाय survival of fittest under selective pressure. And this is also an example of what Darwin said. He said that survival of fittest under selective pressure, and this is what it is. Now occasionally a whole gene is duplicated. अब occasionally ऐसा भी होता है कि जो एक whole gene है वो अपना duplication कर लेता है. So the second copy is superfluous and mutation in this gene will not be deleterious. It become a means by which the cell may evolve. तो अब एक दूसरा म्यूटेशन का एग्जाम्पल दिया हुआ है. इसमें क्या हो रहा है कि एक जीन जो है वो डुप्लीकेट हो जा रहा है. तो अब उसकी जो सेकंड कॉपी है वो क्या कर रही है, वो उसमें सेकंड कॉपी भी प्रेजेंट है. अब इट बिकम्स अ मीन्स बाय विच द सेल में इवॉल्व. अब इससे सेल का एवोल्यूशन कैसे हो सकता है, बाय प्रोड्यूसिंग अ न्यू जीन विद अ न्यू फंक्शन वाइल रिटेनिंग द ओरिजिन जीन एंड जीन फंक्शंस. अब देखो इसका ये एग्जाम्पल क्या है, ये इनके पास एक DNA है, सपोज दैट इज़ AGCT. अब ये जो AGCT है इसने अपना डुप्लीकेशन किया, यानी इसने एक और AGCT बनाया. अब ये इसके पास डुप्लीकेशन है और अब ये वाला एक जो डुप्लीकेट है इसमें उसमें क्या आ रहा है, म्यूटेशन आ जा रहा है. और ये म्यूटेशन करके ये क्या बना रहा है, यहाँ पे इसमें म्यूटेशन आ गया और इसने बना दिया AGAT. तो अब ये जो नया म्यूटेंट है इसको ये एक नया जीन, एक नया फंक्शन बनाने के लिए यूज़ कर सकता है जबकि इसके पास इसकी ओरिजिनल फॉर्म ऑलरेडी प्रेजेंट है. So that's what it is written, that seen in this light the DNA molecule of modern organism are historically documented. तो इसी तरीके से हमें ये पता चलता है कि जो DNA मॉलिक्यूल है मॉडर्न ऑर्गेनिज्म के, उनके हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, रिकॉर्ड्स ऑफ अ लॉन्ग जर्नी फ्रॉम द अर्लीस्ट सेल टू मॉडर्न सेल.
जितनी भी पुरानी सेल्स हैं, जो अर्लीस्ट सेल्स हैं, उनसे जो मॉडर्न सेल्स हैं, उनकी पूरी जर्नी के हमारे पास क्या है, रिकॉर्ड्स हैं. एंड द हिस्टोरिकल अकाउंट्स इन डीएनए आर नॉट कंप्लीट इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन. मैनी म्यूटेशन मस्ट हैव बीन इरेज्ड और रिटर्न ओवर. और हम ये भी नहीं कह सकते कि ये जो इवोल्यूशन के एविडेंस हमको मिल रहे हैं, ये पूरे के पूरे हमें मिल रहे हैं. इसमें हो सकता है कि बहुत सारे म्यूटेशंस हुए हों, बहुत सारे नए डीएनए लिखे हों और बहुत सारे नए डीएनए इरेज हुए हों. बट डीएनए मॉलिक्यूल आर द बेस्ट सोर्स ऑफ बायोलॉजिकल हिस्ट्री दैट वी हैव. एंड इट्स अ नोन फैक्ट कि डीएनए मॉलिक्यूल हमारे पास एक बेस्ट सोर्स है बायोलॉजिकल हिस्ट्री को पकड़ने का. नाउ सेवरल मिलियन ईयर्स ऑफ अडेप्टिव सिलेक्शन हैव refined cellular system to take maximum advantage of the chemical and physical properties of the molecular raw material for carrying out the basic energy transformation and self replication activity of a living cell. तो अब इतने सारे मिलियन ईयर्स लग गए एक सेल्यूलर सिस्टम को एडप्ट, मतलब अडेप्टिव सिलेक्शन, मतलब उसको ये सिलेक्शन को अडेप्ट करने में, कि उसके पास एक सेलुलर सिस्टम हो जो कि मैक्सिमम एडवांटेजेस वाला हो, यानी कि उसमें बहुत अच्छे केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हों जो कि उसको रॉ मटेरियल से बेसिक एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, यानी अपना फूड बनाने के लिए यूटिलाइज कर सके वो, और अपना जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, यानी अपना जो रिप्रोडक्शन है वो कर पाए. नाउ chance genetic variation in individual in a population combined with natural selection. अब जो जेनेटिक वेरिएशन है एक इंडिविजुअल की एक पॉपुलेशन में, वो कंबाइन होती है नेचुरल सिलेक्शन से. सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द फिटेस्ट इंडिविजुअल इन अ चैलेंजिंग और चेंजिंग environment have resulted in the evolution of enormous variety of organisms, each adapted to life in its particular ecological niche. सो ये जो जेनेटिक वेरिएशन है एक इंडिविजुअल के एक पॉपुलेशन में, वो जब कंबाइन होते हैं और कंबाइन होके वो क्या बनाते हैं, वो मतलब कंबाइन होते हैं जब नेचुरल सिलेक्शन के साथ, तो वो एक एक इवोल्यूशन को क्या करते हैं, रिजल्ट करते हैं, एक इवोल्यूशन बनाते हैं, एक वेरिएशन जो होता है ऑर्गेनिज्म में वो देते हैं. ईच इकोलॉजिकल निश, मतलब एक पर्टिकुलर इकोलॉजिकल निश में हम ये पढ़ सकते हैं ना. बायो मॉलिक्यूल फर्स्ट अरोज बाय केमिकल इवोल्यूशंस. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि बायो मॉलिक्यूल्स फर्स्ट अरोज बाय केमिकल इवोल्यूशन. कि जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं वो जो अरोज हुए, वो बने जो, वो सिर्फ केमिकल इवोल्यूशन की वजह से बने. इन आवर अकाउंट thus far we have passed over the first chapter of the story of evolution, the appearance of the first living cell apart from their occurrence in living organism, organic compound. जो हमने जितना भी अपीयरेंस पढ़ा एक लिविंग सेल का किस तरीके से हो रहा है, हम ये नहीं कह रहे कि वो किस लिविंग ऑर्गेनिज्म में हुआ या फिर किस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हुआ. और हम ये भी नहीं कह रहे कि जो बेसिक बायोमोलिक्यूल्स हैं जैसे कि अम्यूनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, जो कि ट्रेस अमाउंट में अर्थ क्रस्ट में फाउंड होते हैं, सी में फाउंड होते हैं, एटमॉस्फेयर में फाउंड होते हैं. हाउ डिड द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्वायर देयर कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गेनिक बिल्डिंग ब्लॉक्स. तो हम ये, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि कैसे वो जो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म था उसने अपने कैरेक्टर्स को एक्वायर किया. इन 1922 द बायोकेमिस्ट अलेक्जेंडर फर्स्ट ओपेरन प्रपोज्ड अ थ्योरी फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ. तो 1922 में एक बायो केमिस्ट हैं अलेक्जेंडर फर्स्ट और ओपेरन, उन दोनों ने प्रपोज की एक थ्योरी कि जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है वो ओरिजिन ऑफ लाइफ हिस्ट्री जो है वो अर्थ में वो कैसी है. पोस्टुलेटिंग दैट द एटमॉस्फेयर वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ टुडे. और मतलब उन्हें ये पता था कि आज के एनवायरनमेंट से, आज के एटमॉस्फेयर से जो पुराना एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. और वो डिफरेंट कैसे है, वो बहुत ज़्यादा रिच होता था मीथेन में, अमोनिया में, वाटर में.
एंड असेंशियली डिवॉइड ऑफ ऑक्सीजन। तो वो जो इन्वायरमेंट था वो बहुत रिड्यूसिंग टाइप का था। रिड्यूसिंग यानी कि उस जैसे आज का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग टाइप का। ऑक्सीडाइजिंग कैसे? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। मतलब वो उस इन्वायरमेंट में H+ जो होता था वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हुआ करता होगा। सो इन ओपेरन्स थ्योरी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम लाइटनिंग डिस्चार्ज और हीट एनर्जी फ्रॉम वॉल्केनोज caused ammonia, methane, water vapor and other compounds of the primitive atmosphere to react. तो ओपेरन ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने जो अपनी थ्योरी दी उसमें उन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो उन मॉलिक्यूल्स ने कहाँ से ली। उन्होंने ली लाइटनिंग से, जो लाइटनिंग से एनर्जी डिस्चार्ज होती है, या फिर जो वॉल्केनोज होते हैं उनकी जो हीट एनर्जी होती है उससे जो अमोनिया या मीथेन या वाटर वेपर के बीच में जो रिएक्शंस हुई उनसे जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी फॉर्मेशन हुई। नाउ दीज कंपाउंड्स देन डिजॉल्व्ड इन द एंशिएंट सी। अब ये जो कंपाउंड्स हैं जो रिएक्ट करके बने उन्होंने वो क्या हुए, एंशियंट जो सीज थे उनमें जाके डिजॉल्व हो गए, विच ओवर मैनी मिलेनिया बिकम एंड इनरिच्ड विद वेराइटी ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब इतना ज़्यादा टाइम यानी मिलेनियाज ऑफ जब उनको टाइम लगा उसके बाद वो एक वेराइटी ऑफ सिंपल ऑर्गेनिज्म बने जिनमें बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट है। इन दिस वार्म सोल्यूशन द प्रीमोर्डियल सूप। अब यहाँ पे हमें प्रीमोर्डियल सूप, सम ऑर्गेनिक मोलिक्यूल हैव अ ग्रेटर टेंडेंसी देन अदर टू एसोसिएट इनटू लार्ज कॉम्प्लेक्सेस। मतलब कि ये जो प्राइमोर्डियल सूप है इसमें हमको कुछ ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिले जिनके पास एक हायर टेंडेंसी होती है, यानी कि उनके पास ज़्यादा टेंडेंसी होती है लार्ज कॉम्प्लेक्सेस बनाने की, मतलब लार्ज कॉम्प्लेक्सेस के साथ एसोसिएट होकर लार्ज कॉम्प्लेक्सेस बनाने की। ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स दीज टर्न असेंबल्ड स्पॉन्टेनियसली टू फॉर्म मेम्ब्रेन एंड कैटलाइज एंजाइम्स। तो टाइम के साथ साथ इन्होंने क्या किया, मेम्ब्रेन्स बनाई और एंजाइम्स बनाए विच केम टुगेदर टू बिकम प्रिकर्सर्स ऑफ द अर्लीस्ट सेल। और एंजाइम्स बनाए और क्या बनाए इन्होंने, मेम्ब्रेन्स बनाई और फिर उसके बाद ये क्या बने, अर्लीस्ट लाइफ के प्रिकर्सर्स बने। नाउ ओपेरन व्यू रिमेन्ड speculative for many years and appeared unstable until a surprising experiment was conducted using simple equipment on a desktop. अब ये जो ओपेरन का जो एक्सपेरिमेंट है, जो ओपेरन की थ्योरी है, ये बहुत सारे ईयर्स तक अनस्टेबल रही, यानी कि इसको मतलब इसको ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया गया। बट उसके बाद जब एक एक्सपेरिमेंट किया जो कि इन इक्विपमेंट्स के साथ एक डेस्कटॉप पर किया गया, तो उसके बाद जो है ये थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया। नाउ केमिकल इवोल्यूशन कैन बी स्टिम्युलेटेड इन लेबोरेटरी। तो अब फाइनली जो एक केमिकल एक्सपेरिमेंट है, जो केमिकल इवोल्यूशंस है, उसको हमने एक लेबोरेटरी में किया। हमने इन द सेंस हमने नहीं, बट द साइंटिस्ट हुज नेम इज स्टैनले मिलर एंड हार्लोड उरे, उन लोगों ने क्या किया, लेबोरेटरी में इस एक्सपेरिमेंट को किया एंड हेंस दे प्रूव कि जो ओपेरन की थ्योरी है सम हाउ और सम व्हाट ट्रूथ। तो अब इन्होंने क्या किया, द क्लासिक एक्सपेरिमेंट ऑन द एबायोटिक दैट इज़ नॉन बायोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स वाज कैरिड आउट इन 1953। तो अब ये जो एक क्लासिक एक्सपेरिमेंट है जो कि एबायोटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड से किया मिलर ने, तो इसमें इन्होंने एलिमेंट्स के लिए इसमें इन्होंने लिए मिक्सचर लिए अमोनिया के, दैट इज़ NH3, CH4 which is methane, H2O which is water and H2 which is hydrogen. Two electrical sparks produced across a pair of electrode to stimulate lighting for period of weeks or more. Then analyze the contents of a closed reactions. अब ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये फिगर पे दिया हुआ है, नीचे जो फिगर है एक, उस पर ये एक्सपेरिमेंट बना के दिया हुआ है कि किस तरीके से हुआ।
बट बिफोर दैट वी आर डिस्कसिंग द थ्योरी. सो इसमें इन्होंने क्या किया कि एक मतलब एक क्लोज जार टाइप का लिया और उसमें ये सारे कंपाउंड्स उन्होंने डाले, गैसियस मिक्सचर डाला मतलब, और उसमें उन्होंने लाइटनिंग कराई वीक्स के लिए. एंड देन व्हाट्स द रिजल्ट इज द गैस फेज ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर कंटेन्स CO एंड CO2. तो इन्हें ये मिला कि CO एंड CO2 जो है वो प्रेजेंट है. उसके अलावा जो स्टार्ट में उन्होंने मटेरियल डाले थे वो तो है ही है, उसके साथ में एक्स्ट्रा मटेरियल जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी प्रेजेंट है. सो द वाटर फेज कंटेन अ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंक्लूडिंग सम अम्यूनो एसिड ऑल्सो. तो गैसियस फॉर्म में तो उनको क्या मिल गया, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई. लेकिन जब उन्होंने वाटर फेज देखा उसका तो उसमें उनको कंपाउंड्स मिले जैसे कि अम्यूनो एसिड, हाइड्रोक्सिल एसिड, एल्डिहाइड और हाइड्रोजन साइनाइड. इस तरीके के उनको क्या मिलने लगे, उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले. सो दिस एक्सपेरिमेंट एस्टेब्लिश द पॉसिबिलिटी ऑफ एबायोटिक प्रोडक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इन रिलेटिव शॉर्ट टाइम्स अंडर रिलेटिव माइल्ड कंडीशंस. तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं इससे ये पता चला कि ये जो पॉसिबिलिटी है ये बायोटिक कंपाउंड्स के प्रोडक्शन की, वो बहुत कम टाइम पे उनको मतलब माइल्ड कंडीशंस में, उनको रिलेटिवली माइल्ड कंडीशंस में उनको मिलने लगा. नाउ मोर रिफाइंड लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट हैव प्रोवाइडेड गुड एविडेंस. अब ये तो एक्सपेरिमेंट उन्होंने मतलब इसी तरीके से किया, लेकिन अगर इस एक्सपेरिमेंट को और ज़्यादा रिफाइंड वे में किया जाता तो उसके प्रोडक्ट्स हमें और अच्छे मिलते. और वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या क्या मिले हैं, वो मिले हैं केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ लिविंग सेल्स इंक्लूडिंग पॉलीपेप्टाइड एंड RNA लाइक मॉलिक्यूल्स एंड कैन फॉर्म अंडर दीज कंडीशंस. और इन्हीं कंडीशंस के अंदर हम इवन RNA तक बना सकते हैं, हम पॉलीपेप्टाइड्स बना सकते हैं, हम पॉलीमर्स बना सकते हैं RNA के, एंड कैन एक्ट एज कैटलिस्ट इन बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंट रिएक्शंस. एंड RNA probably played a crucial role in prebiotic evolution both as catalyst and as informational repository. तो जो RNA है उसने बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया हुआ होता है जो प्रीबायोटिक इवोल्यूशन है उसमें. अब हम पढ़ रहे हैं, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो यही है कि RNA और रिलेटिव प्रिकर्सर्स हैव बीन द फर्स्ट जीन्स एंड कैटलिस्ट. हाउ, like how? So in modern organism nucleic acid encode the genetic information that specifies the structure of enzymes. तो अब जो मॉडर्न ऑर्गेनिज्म है उनमें जो न्यूक्लिक एसिड है उससे हमें ये पता चलता है कि उसका जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो स्पेसिफिकली एक जो स्ट्रक्चर है एक एंजाइम्स का उसको भी क्या करता है, उसके इन्फॉर्मेशंस देता है. एंड द एंजाइम्स कैटलाइज द रेप्लिकेशन एंड रिपेयर न्यूक्लिक एसिड. और ये जो एंजाइम्स होते हैं ये क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं न्यूक्लिक एसिड को और कैटलाइज करते हैं रेप्लिकेशन को. द म्यूटेशन डिपेंड्स ऑन दीज टू क्लासेस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स ब्रिंग अप द प्रीफ्लेक्सिंग क्वेश्चंस दैट विच केम फर्स्ट, DNA और प्रोटीन. तो अब ये जो म्यूटेशन का ये जो डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स है तो हमें ये मतलब ये अब एक क्वेश्चन उठता है कि क्या पहले आया, प्रोटीन पहले आया या फिर DNA पहले आया. तो आंसर ये है कि neither of them was came first. The first discover that जो RNA था मॉलिक्यूल वो पहले आया है और वो उसने कैसे एक्ट किया है, एज अ कैटलिस्ट एक्ट किया है इन देयर ओन फॉर्मेशन मॉलिक्यूल एंड हेल्प पेप्टाइड्स. तो इसने क्या किया है कि खुद की फॉर्मेशन में, ये आई थिंक यहाँ लिखा होगा फॉर्मेशन में, सजेस्ट दैट RNA और सिमिलर मॉलिक्यूल्स हैव बीन फर्स्ट जीन एंड द फर्स्ट कैटलिस्ट. तो हमें पता चल गया कि RNA जो था वो पहला जीन था और पहला कैटलिस्ट था. तो अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो वन ऑफ द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन वाज द चांस फॉर्मेशन इन द प्रीमोर्डियल सूप ऑफ RNA molecule that could catalyze the formation of RNA molecule of the same sequence.
तो अब हमें ये पता चला कि बायोलॉजिकल जो इवोल्यूशन था उसमें जो आरएनए मॉलिक्यूल्स था वो खुद एक कैटलाइज की तरीके से क्या करता था, काम करता था, और खुद ही को वो क्या करता था, सेल्फ रेप्लिकेट करता था, और सेल्फ परपिचुएशन का काम भी वो खुद ही करता था. सो द कंसंट्रेशन ऑफ सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल वुड इंक्रीज एक्सपोनेंशियली. तो अब ये जो सेल्फ रेप्लिकेशन है डीएनए मॉलिक्यूल का, ये इंक्रीज होता था बिल्कुल एक्सपोनेंशियली. एज वन मॉलिक्यूल फॉर्म टू, और मतलब एक मॉलिक्यूल दो बनाता था, दो तीन, दो चार बनाता था, फिर रैपिडली डिवीजन होता था इनका. तो द फैटिलिटी ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन वाज प्रिज्यूमेबली लेस देन परफेक्ट, सो द process would generate variants of RNA. तो अब ये जो सेल्फ रेप्लिकेशन की ये जो प्रोसेस है, इससे क्या हो सकता था, ये आरएनए में वेरिएशंस जनरेट कर सकता था. सम ऑफ विच माइट बी इवन बेटर एबल टू सेल्फ रेप्लिकेट. क्योंकि इनका रेप्लिकेशन बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है तो इनमें कुछ म्यूटेशंस भी आ सकते थे, और म्यूटेशंस के बाद ये और ज़्यादा बेहतर हो सकते थे. In the competition for nucleotide, the most efficient of the self-replicating sequence would win. और जो ये न्यूक्लियोटाइड का जो कंपटीशन है उसमें जो मोस्ट एफिशिएंट वो यूनिट्स हैं जो कि सेल्फ रेप्लिकेट हो रही हैं और सीक्वेंसेस बना रही हैं, जो कि दोज हु विन, and less efficient replicators would fade from the population. तो जो efficient वाले हैं वो survive करेंगे, और जो less efficient हैं वो population से eliminate हो जाएंगे. So the division of function between DNA, that is genetic information storage, and protein जो कि catalyze कर रहा है, ये दोनों के दोनों जो काम है वो RNA करता था. And was according to RNA world hypothesis a lateral development, new variation of a self-replicating DNA molecule developed with additional ability to catalyze, condense amino acid into पेप्टाइड्स. और हमें जब हम आरएनए वर्ल्ड की जो हाइपोथेसिस पढ़ेंगे तो हमें ये भी पता चलेगा कि कुछ न्यू वेरिएशंस थे आरएनए मॉलिक्यूल्स के, जो जिनके पास एडिशनल एबिलिटी थी कैटलाइज करने की या फिर कंडेंसेशन करने की उस अम्यूनो एसिड की, और उसका क्या बना देते थे, वो पेप्टाइड्स भी बना देते थे. सो ओकेजनली द पेप्टाइड्स दस फॉर्म्ड वुड रीइंफोर्स द सेल्फ रेप्लिकेटिंग एबिलिटी ऑफ द डीएनए. और उसके बाद जो ये पेप्टाइड्स हैं ये वापस से क्या बना रहे हैं, फिर से फॉर्म कर रहे हैं ये सेल्फ जो रेप्लिकेटिंग डीएनए है उसकी. द पेयर आरएनए molecule and help a peptide would undergo further modification in sequence, generate even more efficient self-replicating system. और इस तरीके से वो more efficient यानी और ज़्यादा efficient self-replicating system की क्या कर सकता है, formation कर सकता है. So the recent remarkable discovery, that is the protein synthesis machinery of modern cells, which is ribosome, RNA molecule, not protein, catalyze the formation of peptide bond in certain is certainly consistent with the RNA world hypothesis. So ये जो self replicating और protein synthesis की मशीनरी है राइबोसोम की, ये somehow और somewhat consistent, मतलब ये कुछ resemblance रखती है RNA world से. Then we have sometimes after the evolution of this primitive protein synthesizing system, there was further development. अब ये जो आरएनए वर्ल्ड है, आरएनए की जो प्रोटीन सिंथेसिस सिस्टम है, इसका थोड़ा सा और ज़्यादा इवोल्यूशन हुआ, और उसके बाद इसने डीएनए मॉलिक्यूल्स बनाए जिनके कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब जो आरएनए था उसने अपना कॉम्प्लीमेंट्री बनाया, और इस तरीके से वो एक दूसरे के साथ उन्होंने बॉन्ड बनाया, और फिर डीएनए की फॉर्मेशन हुई. ओवर द फंक्शन ऑफ कंजर्विंग द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एंड आरएनए मॉलिक्यूल इवॉल्व टू प्ले रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस. और इस तरीके से जो आरएनए मॉलिक्यूल है उन्होंने इवॉल्व किया, और फिर उन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस में हेल्प करी. तो ये हम चैप्टर 8 में डिस्कस करेंगे कि डीएनए ज़्यादा स्टेबल क्यों है आरएनए से. तो उसके पीछे का रीज़न ये कि आरएनए में एक OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो विच मेक्स इट लेस स्टेबल एंड मोर लाइक मोर टू बी कैटालिटिक.
while DNA doesn't have that, and DNA has two means complementary bases. So maybe not, it's completely the reason behind DNA is more stable. Then protein proved to be versatile catalyst and over time took over that function. उसके बाद अब जो catalytic, because enzyme catalyze and enzymes are protein, तो वो बहुत ज़्यादा वर्सिटैलिटी शो कर रहा था, तो प्रोटीन का फंक्शन, वो जो कैटलिस्ट का फंक्शन था वो प्रोटीन ने ले लिया. देन लिपिड लाइक कंपाउंड्स इन द प्रीमोडियल soup formed relatively impermeable layer, self-replicating collection of molecule. The concentration of protein and nucleic acid within the lipid enclosures flavored the molecular interaction required in self-replication. तो ये जो कंसनट्रेशन है प्रोटीन की या न्यूक्लिक एसिड की एक लिपिड में, वो फ्लेवर करती है मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस को. अब हमें दो चीज़ें और पढ़नी है, एक ये फ्लो चार्ट और एक ये डायग्राम. After that, this page is completed, and the next topic which we have will be biological evolution begins more than 3.5 billion years ago. So let's discuss this diagram first. So here it's written that abiotic production of biomolecule. So it's in spark discharge aperture, which is used by Miller and Urey in their experiment to show that how these abiotic components form the organic compounds, and the primitive atmospheric conditions are given. So after subjection of the gaseous contents of these electrical spark produced are collected and condensed biomolecules and amino acid among them. तो अब ये जो है, ये एक हमने this kind of structure we have taken, and we have taken two electrodes. Not course, Oparin and Urey has taken two electrodes in which उन्होंने electrodes में क्या कराई, lightning करवाई, and the gases which are present here are nitrogen, ammonium, that's ammonia, methane, hydrogen and water vapors. In 80 degree Celsius the temperature is, और उसमें बहुत ज़्यादा sparkling वगैरह कराई. So after that these gases are then condensed, और condense होने के बाद जो supernatant है वो नीचे collect किया. और जो दूसरा फ्लो चार्ट है वो ये है कि क्रिएशन ऑफ प्रीबायोटिक सूप इंक्लूड्स न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर. तो जो हमें जो प्रीबायोटिक सूप मिला उसमें न्यूक्लियोटाइड्स और जो अदर अर्थ के प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर के कंपोनेंट्स हैं वो सभी मिले. Now production of short RNA molecules with random sequence. उसके बाद जो सेकेंड स्टेज इसमें हुई वो ये हुई कि रैंडम सीक्वेंस मिले हमको RNA के. आफ्टर दैट selective replication of self-duplicating catalytic RNA segments. उसके बाद जो self duplicating यानी जो खुद से replicate हो सकते हैं इस तरीके के जो catalytic RNA segments हैं हमको वो provide हुए. उसके बाद synthesis of specific peptides catalyzed by RNA. तो जो RNA है उसी की catalysis से हमको कुछ specific peptides मिले. After that increasing role of peptides in RNA replication. जो RNA का replication है उसमें इन peptides ने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया. तो इसमें क्या हुआ कि co-evolution हुआ बोथ RNA का भी और प्रोटीन का भी. उसके बाद क्या हुआ, primitive translation system develops with RNA genome and RNA protein catalysts. जो प्रिमिटिव ट्रांसलेशन है यानी कि प्रोटीन की फॉर्मेशन हुई जो कि डेवलप हुआ था आरएनए जीनोम से और आरएनए प्रोटीन कैटलिस्ट से. उसके बाद जीनोमिक आरएनए बिगिंस टू बी कॉपीड इन डीएनए. उसके बाद जो आरएनए है वो फिर डीएनए में कॉपी हुआ. एंड देन द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए जीनोम
took place और ट्रांसलेशन ऑफ आरएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जिसको हम राइबोसोम कहते हैं विथ प्रोटीन कैटालिस्ट। तो ये एक पॉसिबल सिनेरियो है आरएनए वर्ल्ड का कि इस तरीके से आरएनए से डीएनए या फिर प्रोटीन की फॉर्मेशन हुई होगी। देयर इज़ नो एज सच कंफर्मेशन कि हाँ यही हुआ है, बट इट्स एन स्लाइट एक हाइपोथेसिस टाइप की एक सिनेरियो क्रिएट किया है कि दिस कैन बी पॉसिबल, लाइक यही इसी तरीके से कुछ हुआ होगा एंड दिस इज़ सम हाउ वेरी क्लोज टू कि हाँ मतलब हम इसमें विश्वास कर सकते हैं काइंड। सो नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव इज़ biological evolution began more than 3.5 billion year ago। तो अर्थ वॉज फॉर्म्ड अबाउट 4.5 मिलियन ईयर अगो, जो हमारा सबसे पहला वाला लेक्चर है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन किया है, उसमें ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। एंड द फर्स्ट एविडेंट ऑफ लाइफ डेट्स टू मोर देन 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। हमने ये भी वहाँ पे पूरा अच्छे से हमने पूरा एक लेक्चर ही डिस्कस किया है इसके बारे में। So in 1996, scientists working in Greenland found not fossil remains but chemical evidence of life from as far back as 3.85 billion years ago। तो वो अब 1996 की बात है। It's द प्लेस विच इज़ कॉल्ड एज ग्रीनलैंड। तो वहाँ पे कोई साइंटिस्ट को कोई फॉसल रिमेन नहीं मिला, मतलब कुछ स्केलेटन या फिर कुछ इस तरीके की चीज़ें नहीं मिली, बट उनको क्या मिला, कुछ केमिकल एविडेंस मिला। और उस केमिकल एविडेंस से ये पता चलता है कि दैट इज़ 3.85 बिलियन ईयर अगो, मतलब बहुत इतना पुराना है वो। फॉर्म्स ऑफ कार्बन embedded in rock that appear to have a distinctly biological origin। तो ये एक कार्बन की एम्बेडेड रॉक है, मतलब कि उस रॉक में कार्बन क्या है, एम्बेडेड है। तो वो अपेयर हुआ कि बायोलॉजिकल ओरिजिन है। समवेयर ऑन अर्थ ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट बिलियन ईयर देयर अरोज द फर्स्ट सिंपल ऑर्गेनिज्म। और उससे हमें ये पता चलता है कि जो फर्स्ट सिंपल ऑर्गेनिज्म है वो उसी टाइम पे हमको मिला होगा, कैपेबल ऑफ रेप्लिकेटिंग इट्स ओन स्ट्रक्चर फ्रॉम अ टेम्पलेट आरएनए। और वो जो ऑर्गेनिज्म होगा उसके पास एक अपना खुद का स्ट्रक्चर होगा आरएनए टेम्पलेट का, कि वो अपना खुद से अपना रेप्लिकेशन कर सकता है। दैट वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल एंड दैट इज़ व्हाट आरएनए इज़। सो बिकॉज द टेरेस्ट्रियल एटमॉस्फेयर एट द डाउन ऑफ लाइफ वाज नियरली डिवॉइड ऑफ ऑक्सीजन। ऑब्वियसली वी नो दैट कि जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले वो एक्सपेरिमेंट देखा तो हमें उससे पता चल गया कि जो पहला इन्वायरमेंट है वो डिवॉइड ऑफ ऑक्सीजन है। सो बिकॉज देयर आर फ्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू स्कैवेंज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय नेचुरल प्रोसेसेस, सो दीज कंपाउंड वर रिलेटिवली स्टेबल। तो अब हमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं वो कैसे हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर फीड करने वाले हैं। सो दे आर मोर लाइकली टू बी मोर stable। So given this stability and eons of time, the improbable becomes inevitable, the improbable become inevitable। तो the organic compounds were incorporated into evolving cells to produce increasingly effective self-replicating catalyst, and the process of biological evolution had begun। तो अब ये जो इवॉल्विंग सेल्स हैं ये खुद रिप्रोडक्शन करने के और खुद से कैटलाइज करने के क्या है, इफ़ेक्टिव हैं, ये इफ़ेक्टिवली ये सब कर सकते हैं। और ये इंक्रीजिंग, मतलब जो इवॉल्विंग सेल्स हैं उनमें ये इंक्रीज़ हो रही थी एक इफ़िशियंसी की, वो सेल्फ रेप्लिकेट कर पाए। तो ये एक बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की स्टार्टिंग थी। द फर्स्ट सेल वॉज प्रोबेबली अ कीमोहेटरोट्रॉप। इससे पहले जो हमने लेक्चर डिस्कस किए हैं उनमें से एक हमने केमिकल इवोल्यूशन पढ़ा है। तो ये जो पैराग्राफ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ये हमने वहाँ पे पूरा बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि किस तरीके से हमें ये एविडेंस मिले कि जो पहला अर्लीस्ट सेल्स थी वो प्रोबेबली एक कीमोहेटरोट्रॉप्स थी। बट यहाँ पे अगेन दिस पैराग्राफ इज़ रिपीटेड
बाय द रेफरेंस ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो हम इसे वापस से डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट सेल वॉज प्रोबेबली अ कीमोहेटेरोट्रॉप, द अर्लीस्ट सेल दैट अरोज इन द रिच मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। The primordial soup of prebiotic times were almost certainly chemoheterotroph. The organic compounds they require were originally synthesized from compounds of earlier atmosphere. तो हमें जो पहले प्रीबायोटिक टाइम के जो हमें कीमोहेटेरोट्रॉप्स मिले वो हमें इस तरीके के मिले कि उनके जो कंपाउंड्स हैं वो वही जो अर्लियर एटमॉस्फेयर में कंपाउंड्स प्रेजेंट थे उन्हीं कंपाउंड्स के वो ओरिजिनेट हुए थे या उन्हीं को वो सिंथेसाइज करते थे बाय द नॉन बायोलॉजिकल एक्शन ऑफ वॉल्केनिक हीट एंड लाइटनिंग। और उनको वहाँ पे लाइटनिंग और वॉल्केनिक हीट मिल रही थी। सो जो अर्ली हेटेरोट्रॉप्स थे वो ग्रेजुअली क्या हुए, उनमें ये एक एबिलिटी आ गई कि वो एनर्जी को अपने कंपाउंड्स में मतलब उस एनर्जी को वो यूज़ कर सके from compounds in their environment and to use that energy to synthesize of their own precursor molecule, ताकि वो उन उस एनर्जी को वो यूज़ कर सकें और अपने खुद के जो मॉलिक्यूल्स के प्रिकर्सर्स हैं उनको सिंथेसाइज कर सकें, देयर बाय बिकमिंग लेस डिपेंडेंट ऑन आउटसाइड सोर्स। तो इस तरीके से जब वो खुद के कंपाउंड्स को क्या करेंगे सिंथेसाइज करने लग जाएंगे तो वो क्या है कि बाहर के जो आउटर सोर्स हैं उसमें कम डिपेंडेंट होंगे। सो अ वेरी सिग्निफिकेंट इवोल्यूशनरी इवेंट वाज द डेवलपमेंट ऑफ पिगमेंट्स कैपेबल ऑफ कैप्चरिंग द एनर्जी ऑफ लाइट फ्रॉम द सन विच कुड बी यूज टू रिड्यूस और फिक्स CO2। तो अब ये जो एक बहुत सिग्निफिकेंट इवोल्यूशनरी इवेंट हुआ वो ये हुआ कि जो डेवलपमेंट है पिगमेंट्स का वो स्टार्ट हुआ कि ताकि जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर सके सनलाइट को कैप्चर कर सके। तो फिर इससे क्या हुआ कि जो CO2 है उसको मतलब CO2 का फिक्सेशन स्टार्ट हुआ और उसके फिक्सेशन से फिर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्या हुई फॉर्मेशन हुई। सो द ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन डोनर फॉर these photosynthetic processes was probably H2S। तो ये जो सारी फोटोसिंथेटिक प्रोसेस थी इनमें जो इलेक्ट्रॉन डोनर था वो प्रोबेबली H2S हो सकता है, यील्डिंग एलिमेंटल सल्फर और सल्फेट, और वो मे बी एलिमेंटल सल्फेट दैट इज़ SO4 नेगेटिव उसको वो एज अ बाई प्रोडक्ट उसको जनरेट करता होगा। बट लेटरल सेल developed the enzymatic capability to use H2O as the electron donor। और फिर उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीता वैसे वैसे इवोल्यूशन हुआ और फिर ऑर्गेनिज्म ने फिर सेल्स ने अपनी जो एंजाइमेटिक कैपेसिटी है वो डेवलप की कि इंस्टीड ऑफ H2S वो H2O को एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर यूज़ करने लग गए और फिर वो O2 को एलिमिनेट करने लग गए एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। सो cyanobacteria are the modern descendants of these early photosynthetic organism और ऑक्सीजन प्रोड्यूसर्स। तो जो आज के टाइम पे जो साइनोबैक्टीरियाज हैं जो कि बहुत पुराने हम उनको एज अ प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म लेते हैं तो उस टाइम पे वो कुछ मॉडर्न डिसेंट्स के हुआ करते होंगे। सो प्रोबेबली द atmosphere of Earth in the earliest stage of biological evolution was nearly devoid of oxygen. The earliest cells were anaerobic। तो जो ये पुराना एटमॉस्फेयर है उसमें जो ये बायोलॉजिकल इवोल्यूशन है
वो बिना मतलब ऑक्सीजन के या फिर ऑक्सीजन की कमी के कारण, और वी कैन से कि वो एनएरोबिकली हुआ है। अंडर these conditions, chemoheterotrophs could oxidize organic compounds to CO2 by passing electron not to O2। तो इन कंडीशंस में जो कीमोहेटेरोट्रॉप्स होते हैं उनने ऑक्सीडाइज किया ऑर्गेनिक कंपाउंड को CO2 में, और इलेक्ट्रॉन पास करके नॉट टू O2, ऑक्सीजन को नहीं किया, बट टू एक्सेप्टर्स सच एज SO4 2 नेगेटिव, सो yielding H2S as the byproduct, as a product. With the rise of O2 producing photosynthetic bacteria, the atmosphere became progressively richer in oxygen, a powerful oxidant and deadly poison to anaerobes। तो अब जैसे जैसे O2 की प्रोडक्शन होने लग गई, तो जो एटमॉस्फेयर है वो प्रोग्रेसिवली कैसा होने लग गया, ऑक्सीजन रिच होने लग गया, यानी कि अब पावरफुल ऑक्सीडेंट हो गया। और अब इफ़ इट इज़ एन ऑक्सीडेंट, तो ये जो एनारोबिक कंडीशंस में रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए एक पॉइजन की तरह होने लग गया। एंड रिस्पॉन्सिंग टू द इवोल्यूशनरी प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन हेलोक्लास्ट, सम lineages of microorganism gave rise to aerobes that obtained energy by passing electron from fuel molecules to oxygen, passing electron from fuel molecules to oxygen. So because the transfer of electron from organic molecule to O2 releases to great deal of energy, aerobic organism have an energetic advantage। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र है ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन रिलीज़ मतलब होने लगी, एक बहुत बड़ी डील थी ये। तो ये जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म है उनके पास एक एनर्जेटिक एडवांटेज था इन कंपैरिजन टू एनारोबिक। सो काउंटरपार्ट्स व्हेन बोथ compete in an environment containing ऑक्सीजन, तो अब जब एक ऑक्सीजन कंटेनिंग इन्वायरमेंट में इन दोनों ने compete किया, तो वो जो एडवांटेज था वो एरोबिक ऑर्गेनिज्म को हुआ इस O2 रिच इन्वायरमेंट में। ना मॉडर्न बैक्टीरिया इनहैबिट ऑलमोस्ट एवरी इकोलॉजिकल निश इन द बायोस्फीयर। अब आज के जो मॉडर्न बैक्टीरिया होते हैं वो हर किसी इकोलॉजिकल निश में प्रेजेंट है इस बायोस्फीयर के। देयर आर बैक्टीरिया कैपेबल ऑफ यूजिंग वर्चुअली एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एज अ सोर्स ऑफ कार्बन एंड एनर्जी। और जितने भी बैक्टीरिया हैं वो वर्चुअली मतलब कि हम ये इमेजिन कर रहे हैं कि वो हर तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एज देयर कार्बन और एज देयर एनर्जी सोर्स दे आर यूजिंग। photosynthetic bacteria in both fresh and marine water strap solar energy and use it to generate carbohydrate and all other cell constituent, which are in turn used as food by other forms of life। तो ये जो मेराइन है या फिर फ्रेश वाटर के जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं वो सोलर लाइट को ट्रैप करते हैं और जनरेट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, और जो अपनी सेल की जो रिक्वायरमेंट है फूड की उनको पूरा करते हैं। सो ये एक प्रोसेस है इवोल्यूशन की, एंड इन द rapidly producing bacterial cell on the time scale that allows us to witness it in the laboratory। और क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत जल्दी रेप्लिकेट होते हैं तो हम उनकी लाइफ साइकिल हम पढ़ सकते हैं, हम उनकी जनरेशन्स को देख सकते हैं बहुत इजीली, जनरेशन टू जनरेशन्स देख सकते हैं। तो हमने ये सब चीज़ें विटनेस की हुई हैं। सो यूकैरियोटिक सेल्स इवॉल्व फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल इन सेवरल स्टेजेस। तो अब हमें ये पता चलता है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल से ही जनरेट हुई हैं, इवॉल्व हुई हैं। और वो कैसे हैं वो हम इस पैराग्राफ में डिस्कस करेंगे। Starting about 1.5 billion year ago, the fossil record begins to show evidence of large and complex organisms, probably the earliest eukaryotic cells। तो अब हमें जो ये है यहाँ पे हमें
मिलियंस ऑफ ईयर्स के है वो है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन, जो लैंडमार्क है इवोल्यूशन का वो ये है कि फॉर्मेशन ऑफ अर्थ हुआ, फॉर्मेशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट हुआ, उसके बाद जो फोटोसिंथेटिक सल्फर बैक्टीरिया थे जो कि मिथेनोजेंस थे वो अपेयर हुए, उसके बाद O2 प्रोड्यूसिंग साइनोबैक्टीरिया प्रोड्यूस हुए। अब जब ये प्रोड्यूस हो गए तो इन्होंने O2 रिच एटमॉस्फेयर जनरेट किया, और उसके बाद क्या हुए, प्रोटिस्ट जनरेट हुए, और फिर ये जो थे ये क्या थे, पहले यूकैरियोट्स थे। उसके बाद अपीयरेंस ऑफ इंडोसिम्बायोन्स। इंडोसिम्बायोन्स मतलब कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि खुद ही से क्या कर सकते हैं, सिम्बायोसिस मतलब खुद ही रेप्लिकेट होके खुद रह। इंडोसिम्बायोनेंट का इन सेंस ये है कि मतलब तुम दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं और सिम्बायोसिस रिलेशनशिप शो कर रहे हैं, बट एक उस दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर। देन अपीयरेंस ऑफ रेड एंड ग्रीन एल्गी। उसके बाद डाइवर्सिटी ऑफ मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स। Now details of the evolutionary path from eukaryotes to from prokaryotes to eukaryotes cannot be deduced from fossil record alone. तो अब ये जो हम एक इवोल्यूशन का पाथ ले रहे हैं कि हाँ पहले प्रोकैरियोट्स आए और फिर प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स आए, इसको हम सिर्फ एक फॉसिल रिकॉर्ड से डिडक्ट नहीं कर सकते। लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए होता है, हमें यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल या फिर बायोकेमिकल जो कंपैरिजन्स हैं वो चाहिए होते हैं मॉडर्न ऑर्गेनिज्म के साथ, और फिर हम ये देखते हैं कि इनके जो फॉसिल एविडेंस हैं अगर हमारे पास वो हैं तो हम देन वी कैन से कि हाँ ये है। तो 3 मेजर चेंजेस मस्ट हैव अकर एज प्रोकैरियोट्स गेव राइज टू यूकैरियोट्स। तो जब हम प्रोकैरियोट्स से ही यूकैरियोट्स के बनने की बात कह रहे हैं कि हाँ प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स बने हैं, तो इसमें 3 जो है वो एक मेजर चेंजेस हुए होंगे। वो चेंजेस क्या हैं कि फर्स्ट, एज सेल्स acquire more DNA, the mechanism required to fold it compatible into discrete complexes with specific proteins and to divide it equally between daughter cells at cell division became more elaborate. तो अब ये जो सेल है उसमें क्या हुआ, डीएनए के फोल्ड यानी डीएनए के पैकेजिंग की क्या हुई, मैकेनिज्म हुई कि डीएनए जो है वो इस तरीके से पैकेज हुआ। अब जब डीएनए इफ़िशिएंटली पैकेज होने लगा तो उसके बाद क्या हुआ कि जो ये डीएनए है इसका फिर मतलब ये क्या बनाने लगा, ये स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनाने लगा। अब जब ये प्रोटीन बनाने लगा उसके बाद इस डीएनए का जो उसकी डॉटर सेल्स हैं उनमें प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा। सो फॉर दिस specialized protein were required to stabilize folded DNA and to pull the resulting DNA protein complex apart during cell division. उसके बाद फिर कुछ डीएनए के ऐसे स्पेशल प्रोटीन्स हमें चाहिए होते थे जो कि इन क्रोमोसोम्स को सेल डिवीजन के टाइम पे अलग कर सकें। Second, as cells became large, a system of intercellular membranes developed, including a double membrane surrounding the DNA. This membrane segregates the nuclear process of RNA synthesis on a DNA template from the cytoplasmic process of protein synthesis on ribosome. तो अब ये जो मेम्ब्रेन है ये सेग्रीगेट हुई, इसमें जो आरएनए की सिंथेसिस है वो की डीएनए टेम्पलेट से, और ये जो साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस है ये प्रोटीन सिंथेसिस की राइबोसोम्स में ये हुई। Then finally, early eukaryotic cells which were incapable of photosynthesis or aerobic metabolism enveloped
aerobic bacteria or photosynthetic bacteria to form endosymbiont association that became permanent. तो अब ये जो बैक्टीरियाज हैं जो कि एनाएरोबिक मेटाबॉलिज्म शो कर रहे हैं, उन्होंने एज एन इंडोसिम्बायोंट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के साथ परमानेंट एसोसिएशन बना ली. एंड सम एनारोबिक बैक्टीरिया इन्वॉल्व इनटू माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ मॉडर्न यूकैरियोट्स एंड द फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया बिकेम द प्लास्टिड. तो ये जो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया हैं, ये इस तरीके के इंडो सिम्बायोंट रिलेशनशिप से यूकैरियोटिक सेल्स में आ गए. एंड सच एज द मतलब उन सेल्स में आ गए जो कि फोटोसिंथेटिक. एंड सच एज द क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन एल्गी, द लाइकली एंसेस्टर ऑफ प्लांट सेल्स. सो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स जो कि कंपेयर हैं आगे. सो एट some lateral stages of evolution, unicellular organisms found an advantage to cluster together. तो अर्ली स्टेजेस में जो इवोल्यूशन है उसके, ये जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके पास एक एडवांटेज होता है कि एक क्लस्टर के साथ क्या होते हैं, साथ में रहते हैं. देयर बाय एक्वायरिंग ग्रेटली मोटालिटी, इफिशिएंसी और रिप्रोडक्शन सक्सेस. दे आर फ्री लिविंग सिंगल सेल्ड कंपैटिटर्स. तो जब ये क्लस्टर में रहते हैं तो इनके पास ज़्यादा मोटालिटी होती है, ज़्यादा इनके पास इफ़िशियंसी होती है रिप्रोड्यूस करने की और ज़िंदा रहने की, इन कंपैरिजन टू दोज सेल्स विच आर लिविंग एज अ सिंगल सेल. सो फर्दर इवोल्यूशन ऑफ सच क्लस्टर ऑर्गेनिज्म लेड टू परमानेंट एसोसिएशन अमंग इंडिविजुअल सेल्स एंड इवेंचुअली टू स्पेशलाइजेशन विद इन द colony to cellular differentiation. तो फर्दर जो इनका क्लस्टर है ऑर्गेनिज्म का, ये परमानेंट एसोसिएशन शो करते हैं इंडिविजुअल सेल से, और फिर ये क्या बनाते हैं, इवेंचुअली दे फॉर्म देयर स्पेसिफिक colonies to cellular differentiation. Now the advantage of cellular specialization led to evolution or even more complex and highly differentiated organism. तो ये जो एक स्पेशलाइजेशन है एक सेल का, वो क्या करता है, एक और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और हाईली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, इन विच सम सेल्स कैरीड आउट द सेंसरी फंक्शंस. और कुछ सेल्स के पास सेंसरी फंक्शंस होते हैं, कुछ के पास डाइजेस्टिव, कुछ के पास फोटोसिंथेटिक, कुछ के पास रिप्रोडक्टिव एंड सो फोर्थ. तो जो मॉडर्न जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास 100 ऑफ डिफरेंट तरीके की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, तो एक सेल जो होती है वो एक पर्टिकुलर फंक्शन में स्पेशलाइज्ड होती है, और इस तरीके से वो पूरे एक ऑर्गेनिज्म को क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है. सो फंडामेंटल मैकेनिज्म दैट इवॉल्व्ड अर्ली हैव बीन फर्दर रिफाइंड एंड इम्बेलाइज्ड थ्रू इवोल्यूशन. तो ये जो फंडामेंटल मैकेनिज्म है जो इवॉल्व हुए हैं ऑर्गेनिज्म में, वह इस वजह से वो हुए हैं. सो द सेम बेसिक स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म दैट अंडरलाई द beating motion of cilia into paramecium of flagelline chlamydomonas are employed by highly differentiated vertebrated sperm cell. तो ये जो मोशन होता है सीलिया का, पेरिमीशियम का, या फ्लैजिलेटेड जो क्लामाइडोमोनास का होता है, उनका बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम होता है वर्टिब्रेट स्पर्म से, बट दे आर हाईली डिफरेंशिएटेड.